ओके, तो आज का हमारा टारगेट, आज का हमारा एजेंडा दैट इज ऑटम 2024। इस पेपर में भी अगर आप गौर करें तो क्रैमिंग बेस्ड सवाल कितने हैं काउंट करते हैं। सबसे पहले आपको सवाल मिलेगा क्रैमिंग वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए क्या कह रहा है? 2 का पार्ट ए है कि आपने एक्सेप्शंस लिखनी है। मैंडेटरी फॉर अ डायरेक्टर टू बी मेंबर ऑफ कंपनी। क्या ज़रूरी है कि डायरेक्टर हमेशा मेंबर ही होना चाहिए? नहीं। एक्सेप्शन में क्या आएगा? कौन कौन से नहीं होते? सीईओ के लिए ज़रूरी नहीं कि वो मेंबर है या नहीं है। ऐसा डायरेक्टर जो कि होल टाइम है, वो सैलरी बेस पे काम कर रहा, या एक पॉइंट होता था क्रेडिटर वाला, स्पेशल इंटरेस्ट लेकर आया। फिर वो बंदा जो कि एक नेचुरल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कंपनी के बिहाफ पर आया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव याद है। तो ये 4 हज़रात के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी के मेंबर हो फॉर बीइंग अ डायरेक्टर। अच्छा जी, 2B मुझे लग रहा है लॉजिकल है, 3A लॉजिकल लग रहा है, 3B भी लॉजिकल लग रहा है। 4A देखते हैं। 4 नंबरों के बाद नहीं, 3 नंबरों के बाद अगेन 4 नंबर। स्टेट द प्रोविजंस अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर सर्विंग नोटिस टू द मेंबर। अब आपने ये 4 नंबरों के लिए नोटिस की पूरी दास्तान उठा के लिख देनी है। क्या क्या बातें आएंगी? चैप्टर 8 में है नोटिस, पूरा टॉपिक है 4 नंबर के लिए, और आपने वह पूरा टॉपिक उठा के मेंशन कर देना है। क्या क्या बताएंगे कि नोटिस कहाँ पे जाना चाहिए? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो उसने एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है वहाँ पे जाए। ठीक है। उसके बाद जब पहुँच जाए तो उसके क्या ले लें? एक्नॉलेजमेंट ले लें। ये जाएगा बाय पोस्ट, कुरियर या इलेक्ट्रॉनिकली। जब पोस्ट से गया है तो क्या करेंगे? अगर आपने उसका सही एड्रेस लिख दिया है तो ये माना जाएगा कि कंपनी ने उसको सही तरीके से रवाना कर दिया है। और अगर जॉइंट शेयर होल्डिंग है तो जो पहले नाम आएगा रजिस्टर में उसको मिलना ही काफ़ी होगा। तो ये सारी बातें आपने 4 नंबर के लिए मेंशन कर देनी थी। उसके बाद मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 का भी लो, डिफाइन द टर्म प्राइवेट कंपनी। तो 10 नंबर तो पक्के पक्के हो गए। फिर डिफाइन द टर्म प्राइवेट कंपनी, नहीं हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट स्टेट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ कंपनी इज डीम्ड अनएबल टू पे डेट्स। कब हम ऐसे कहते हैं कि कंपनी अब अपने डेट्स को नहीं पे कर पा रही? चैप्टर कौन सा? वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप। तो कब कब ऐसा होता है बताएं जरा। कम से कम 1000, वो पॉइंट याद है? 100,000, 1 लाख निकालें जरा। कब कब ऐसा होता है कि कंपनी इज डीम्ड अनएबल टू पे इट्स डेट? हाँ जी, कब कब? अच्छा, ठीक है। उसमें वाला पॉइंट भी आ जाएगा, लाख रुपए वाला। ये 3 बातें हैं वहाँ पे, ऐसी है ना? तो ये आपने लिख देनी थी यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो मजीद 8B, रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। चैप्टर कौन सा? 11। आपने वहां से इसकी सारी कहानियां उठानी थी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। ये भी कहाँ से आया? वाइंडिंग अप में से।
ये कंटेंट्स पूछ रहा है ऑफ द रिपोर्ट जो कि जमा करवाता है लिक्विडेटर, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। 6 नंबर के लिए आप 6 बातें लिख दें, बहुत है। तो एज सच कितने नंबर मुझे बिल्कुल सामने सामने मिल रहे हैं? 6 जमा 5 11, 11 के बाद अगर मैं ऊपर आऊँ तो 4, कितने हो गए? 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 25, तो 1/4। अब देखो आपके अगर एमसीक्यू में से 15 में से 11 नंबर आए, 25 में से अगर आप 18 भी हासिल कर लो, 19 भी हासिल कर लो, तो कितने हो गए? 30 हो गए। अब बाकी आपने 60 मार्क्स में से 20 हासिल करने। तो क्रैमिंग वाले एरियाज को एग्जाम में अच्छा रिप्रोड्यूस करना इज गोल्ड। ये अगर आप अच्छे से कर जाते हो तो कोई मसला एग्जाम में फिर नहीं आ रहा होता। आपने बस उसको उसके मेरिट पर सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम जरा अब चलते हैं क्वेश्चन वाइज चलते हैं। 2B पे आ जाए। हॉक फिश 2B। हाँ जी, हॉक फिश प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट्स स्पोर्ट्स फैसिलिटी and owns multiple sports courts across various cities. Snapper Limited holds 25% of the shares in HPL. On 26 अगस्त 2024, FL Sports Equipment Trading Company acquired 26% shares in HPL और SL sold 57% of shares in FL. SL के कितने परसेंट शेयर्स थे पहले? नहीं, वो तो किसमें थे? HPL में थे ना। देखिए HPL के अंदर 25% शेयर्स किसके हैं? SL के। और FL ने 26% शेयर्स ले लिए किसमें? HPL में। और SL के 57% शेयर्स हैं किसमें? FL में। तो ये 3 कंपनियां हैं, एक HPL है, एक SL है और एक FL है। जरा इसको डायग्राम के तौर पे बनाएं। ये सवाल ये वो बनेगा सब्सिडरी वाला। तो 25% की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग है एसएल की, किसमें? एचपीएल में, ठीक है। और उसके बाद ये जो 26% रख रहा है एफएल से, ये इसकी बन जाएगी इनडायरेक्ट शेयर होल्डिंग। तो 25 जमा 26 51। तो एसएल सब्सिडरी है, ये होल्डिंग है किसकी? एचपीएल की। ऑन 2 सितंबर HPL's डायरेक्टर अप्रूव द सेल ऑफ टेनिस कोर्ट। सलीम तारिक एक NED expressed interest in acquiring this court at market value by offering shares in flying fish। वो कहता है मैं ये खरीदता हूँ मार्केट वैल्यू पे, मगर कैश के अगेंस्ट नहीं खरीद रहा, मैं इसको बाय करूंगा अगेंस्ट शेयर्स। और शेयर्स किसके हैं? ऑफ अ पब्लिक कंपनी। डिस्कस करें प्री रिक्विजिट दैट HPL मस्ट कंसिडर बिफोर फाइनलाइजिंग। हाँ जी, अब ये सवाल अब टिल्ट हो रहा है, चैप्टर 1 से निकल के ही कहाँ पे जा रहा है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉन कैश ट्रांजैक्शन कहाँ पे आती है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन चैप्टर 10 3 खोलो जरा, 3 खोले, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, उसको रीड करें। और ये सलीम तारिक NED किसका है? SL का है, और SL मेरी होल्डिंग है इस वक्त। तो होल्डिंग का डायरेक्टर एक दूसरी कंपनी में शेयर्स, दूसरी कंपनी से कोड खरीदना चाह रहा है, मगर कैश में नहीं, अदर देन कैश, यानी कि शेयर्स। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको शेयर होल्डर की अप्रूवल हासिल करनी पड़ेगी, और उसके बाद नोटिस और कंफर्म कराना पड़ेगा, तब जाके वो बाय कर सकता है।
तो पहले आपने बताना है कि ये रिश्ता क्या क्या बन रहा है 51% वाला, और उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 4 इसमें 3 में आके ये वाली बात बता देनी है कि भाई एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन को आप कैसे हैंडल करेंगे। जलील खान पे आते हैं, 3A खोलें, सवाल पढ़ें 3A। जलील खान एक असिस्टेंट है टू द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ ब्लू फिश लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी। क्या वो कॉल है? अच्छा, तो जलील खान एक असिस्टेंट है टू द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ ब्लू फिश लिमिटेड, लिस्टेड कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द अरेंजमेंट्स फॉर BL's EOGM। और वह क्यों कर रहा है? क्योंकि सेक्रेटरी गायब है। जलील खान इज कंसिडरिंग क्लोजिंग द रजिस्टर फॉर 8 days. During the year, the register of members was closed for 10 days already in January, 7 days in April और 8 दिन in July. एडवाइस करें जलील खान को कि वो रजिस्टर कब कब बंद कर सकता है और क्या बंद कर भी सकता है या नहीं कर सकता। इसमें एक लिमिट थी, अगर आपको याद हो, हम पूरे साल में कितने दिन के लिए रजिस्टर बंद कर सकते हैं? हाँ, पूरे साल में 30 दिन, पूरे साल में 30 डेज है ना। तो अभी ऑलरेडी कितने दिन तक हो चुका है? 10 दिन, 7 दिन और 8 दिन, ये 25 बन गए ना। तो मैक्सिमम अब कितना हो सकता है मजीद? 5 डेज। वो कितने दिनों का करना चाहता है? is considering closing the register for 8 days, मगर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 दिन, एक्सेप्ट कि वो एक्सटेंशन ले ले मज़ीद 3 दिनों की। अगर वो 3 दिन की मज़ीद एक्सटेंशन ले लेता है फिर वो कर सकता है उसको 8 दिन के लिए। मगर अगर हम उस 30 डेज वाले रूल को देखें तो ये मज़ीद 5 दिन से ऊपर नहीं जा सकता। ये बात आपने बता देनी थी। पार्ट बी के लिए कह रहा है अज्यूम करो डेडलाइन क्या है? 15 दिसंबर। एडवाइस करना जलील खान को। BL schedule its AGM for 30 नवंबर बट अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस लेड टू एडजर्नमेंट। ये एडजर्नमेंट क्या होती है? मुलतवी, आगे चली गई। और अनलाइकली है कि ये 31 दिसंबर को भी हो। अब जलील खान परेशान है, वो आपसे कह रहा है भैया मुझे बताओ डेडलाइन क्या है हमारे एनुअल रिटर्न जमा कराने की, और प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग द एक्सटेंशन फॉर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न बता दो। जी, इनका ईयर एंड है 31 दिसंबर। इनका जो ईयर एंड है, नहीं ईयर एंड सॉरी, 31 दिसंबर में वो कह रहा है कि अनलाइकली है कि AGM हो पाएगी। और अगर AGM नहीं होती तो एनुअल रिटर्न हम कब जमा करवाते हैं? हम एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, तो कैलेंडर ईयर कब खत्म होता है? 31/12 को। वहां से मुझे फिर 30 दिन काउंट करने चाहिए जब तक मैं एनुअल रिटर्न को जमा करवा सकता हूं। तो वहां से 30 दिन बनते हैं 30 जनवरी 2025। ये पॉइंट। फिर वो कहता है कि क्या एक्सटेंशन दी जा सकती है? हाँ जी, दी जा सकती है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा किसको? रजिस्ट्रार को। और न्यू फाइलिंग ऑफ डेडलाइन, अब चूंकि 30 तक वो क्लोज करेगा, रिटर्न देगा, मजीद उसको जो एक्सटेंशन मिलनी है वो मिल सकती है फॉर 15 डेज। तो 31 भी काउंट होगा। 30 तक तो उसकी डेडलाइन है ना, तो 31 जनवरी एक दिन हो गया और 14 किसके हो गए? फेब के। तो 14 फरवरी 25 तक ये काम कर सकता। अब ये सवाल मुश्किल तो नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है मगर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। 4B, ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ सॉल्ट फिश लिमिटेड इज 400 मिलियन।
ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एसपीएल इंटेंड टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शन बाय रेजिंग एन एडिशनल 200 मिलियन फ्रॉम जनरल पब्लिक। आउटलाइन द अमेंडमेंट्स। ले ये रटा है, कहता है आउटलाइन करें अमेंडमेंट्स जो उसको करनी पड़ेंगी अपने आर्टिकल्स में अगर ये अवाम से पैसा लेना चाहती है। अभी क्या है, ये प्राइवेट कंपनी, अवाम से अगर ये पैसा लेना जाएगी तो ये क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी। तो अगर आपको याद हो, जब एक कंपनी प्राइवेट हो उसको पब्लिक ने कन्वर्ट होना हो तो वो क्या क्या काम करेगी। इस तरह का सवाल ऑलरेडी 4-5 दफ़ा क्या पूछ चुका हुआ है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी हो उसमें पब्लिक के अंदर जाना हो, पैसे हासिल करना हो, तो उसको क्या क्या अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अपने मेमोरेंडम में, अपने आर्टिकल्स में। सबसे पहले तो प्राइवेट का नाम ख़त्म करेगा। कहाँ पे करेगा, मेमोरेंडम में ख़त्म कर देगा। फिर आर्टिकल्स में जाके जो 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो ख़त्म करनी पड़ेंगी जिसको एक पब्लिक कंपनी बनने से रोकती है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स 50 वाला और इनविटेशन, ये ख़त्म करना पड़ेगा। और अपने नाम के आगे से वर्ड प्राइवेट भी हटाना पड़ेगा, तब जाके ये उसको रेज कर सकती है। सवाल नंबर 5 जरा पढ़े। मार्लिन टेक्सटाइल। कहता है CEO ऑफ MTL हैज असाइंड बशीर रहमान एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू नेगोशिएट द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग 200 मिलियन वर्थ ऑफ मशीनरी। किससे ले रहा है, लॉयन मशीनरी से। A listed company, the CEO believed that Bashir Rahman's father, who served as LML CEO, could facilitate better negotiating terms. कुछ ये कर सकता है। इसका चार्जर होगा नुमान, नुमान चार्जर इसका ये बात। हाँ जी। The CEO of MTL has assigned Bashir Rahman an executive director to negotiate the terms and conditions for acquiring 200 मिलियन वर्थ ऑफ मशीनरी। किससे, लॉयन फिश से, जो कि लिस्टेड कंपनी है। CEO को बिलीव है कि बशीर रहमान के जो फादर साहब हैं उन्होंने LML के पास एज अ CEO काफ़ी काम किया है और वो हमें फैसिलिटेट कर सकते हैं विद बेटर नेगोशिएटिंग टर्म्स। द मशीनरी एक्विजिशन इज़ ऑन द एजेंडा ऑफ द बोर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है आपने बशीर रहमान की। हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी बशीर रहमान की अगर ये मशीनरी परचेस करते हैं। और नीचे वो कहता है पोटेंशियल इम्प्लीकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कंसिडर की जाएगी इन द सेल ऑफ मशीनरी। अज्यूमिंग बशीर रहमान का जो बड़ा भाई है वो 100 शेयर्स रखता है LML के अंदर। चैप्टर कौन सा, 3 और 10 का मिक्सचर है ये। तो बशीर रहमान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी। देखिए उसके फादर पहले कभी CEO थे तो उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट तो होगा नहीं, ये होगा इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। और उसको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई साहब ये मसला है, और ये डिस्क्लोज कब करेगा, 10 तारीख को। फिर बशीर को इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई साहब मीटिंग के अंदर ये चीज़, ये मुद्दा उठे और वो रीड करके बताए कि जनाब ये मसले हैं मेरे साथ। चूँकि बशीर का एक इंटरेस्ट मौजूद है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट की डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, डिस्कशन से उठा दिया जाएगा और इसको कोरम में काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब अगर उसका भाई आ जाए तो भाई के आने से भी इंटरेस्ट तो कम नहीं होगा और अब ये बन जाएगी रिलेटेड पार्टी। तो नीचे रिलेटेड पार्टी वाली बातें आपको लिखनी पड़ेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। तो ये 3 और 10 का मिक्सचर है। मज़े का सवाल है, इसको ना आपने कोशिश करनी कि एक दफ़ा हाथ से लिखें, क्योंकि नीचे पे आपको देखना पड़ेगा कि आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन बन रही है या नहीं बन रही। अगर वो पॉलिसीज को लाइन भी करता है तो क्या होगा, पॉलिसी से लाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो ये 3 और 10 का बड़ा अच्छा एक मिक्सचर सवाल आएगा, पूछ रहा है आजकल। अच्छा जी, 7 में क्या है, टूना लिमिटेड। टूना लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, 27 मई को बनी थी। इसने अपने ऑपरेशन शुरू किए अगस्त 21 में।
सिंस देन उसने अभी तक अपनी एजीएम नहीं की, ना ही अपनी एफएस जमा कराई है फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर। एडवाइस करें फरहान जो कि शेयर होल्डर है, वो डिससेटिस्फाइड है, क्या वो वाइंडिंग अप इनिशिएट कर सकता है? कर सकता है। क्या वो वाइंडिंग अप इनिशिएट कर सकता है? यस और नो? क्या वो वाइंडिंग अप इनिशिएट कर सकता है? नंबर कम हो जाए और इसके बाद शेयर्स कब से हैं? हाँ, इसके बाद शेयर्स कब से हैं? ये उस वक्त कर सकता था कि जब इसके पास शेयर्स कम से कम 180 डेज हो ड्यूरिंग द लास्ट 18 मंथ्स। तो ये अच्छा, अब वाइंडिंग अप का सवाल हमें पता है कि ये नॉर्मली क्या होता है, क्रैमिंग बेस्ड। तो ये भी क्रैमिंग, हमने 25 काउंट किए थे ना, 25 में 6 और ऐड कर लें। Evaluate the validity of grounds for the registrar to initiate winding up. Also discuss the conditions to be complied. तो आपने बता देनी है वैलिडिटी, मुझे 2 कंसेक्यूटिव एफएस ना वो हो, सॉरी एजीएम्स ना हो, ठीक है, आपने फाइलिंग ना की हो लगातार, तो वाइंडिंग अप वाली बातें यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेंगी 4 नंबर के लिए कि किस तरीके से आप उसको इनिशिएट कर रहे होंगे, उसकी तमाम प्रोसीडिंग्स को। बिजनेस अगर ख़राब तरीके से किया जा रहा है, मैनेजमेंट फ्रॉड कर रही है, मिसफैसांस कर रही है, मिसकंडक्ट कर रही है बिजनेस के अंदर, वो वाली बातें आपने यहाँ पे लिखते नहीं है क्रैमिंग बेस के अंदर। फिर 8A सैल्मन लिमिटेड, ये कब बनी है? ये अनलिस्टेड कंपनी है। रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है? इस्लामाबाद में है, और उसकी ब्रांचेस कराची में है, लाहौर में है, मुल्तान में है, दुबई में है, और फैक्ट्री और वर्कशॉप्स कहाँ पे हैं? कराची। 5 सितंबर एजाज असलम मेंबर है, वो रहता है मुल्तान में, उसने सबमिट की है रिक्वेस्ट कि उसको कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की इंस्पेक्शन करने दी जाए मुल्तान ऑफिस में। ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड कि उसको कॉपीज भी प्रोवाइड की जाए फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। चैप्टर कौन सा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चैप्टर कौन सा है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बताइए इंस्पेक्शन का क्या रूल था? उसको अगर एक्सपेक्ट करना है तो बिजनेस आवर्स में करेगा, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन जो कि पाकिस्तान से बाहर पड़ी हुई है वो अब दुबई तो जाने से रहा, उसकी अलबत्ता कॉपियां यहाँ पे मंगवा के उसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मगर वो कह रहा है कि मुझे कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं। ब्रांच के कंप्लीट बुक्स तो नहीं देखे जा सकते, क्योंकि ब्रांच आपको भेजती है वो रिकॉर्ड्स जो कि ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट वाली जो उसकी रिक्वेस्ट है वो ख़राब है, और अगर वो कंप्लीट कह रहा है तो वो फिर जद करेगा कि मुझे दुबई के भी जाके पूरा देखने हैं, तो वहाँ भी उसको जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ब्रांच अपने भेजती है समराइज रिटर्न्स। और नीचे कह रहा है आउटलाइन द वेरियस रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी कंसिडर्ड। अच्छा, कॉपीज़ 10 साल तक आप देख सकते हैं, क्योंकि फिजिकली जो कॉपीज़ ये लोग अपने पास मेंटेन करते हैं वो 15 साल की तो होती ही नहीं है, वो 10 साल की होती है। तो ये जो भाई साहब कह रहे हैं फॉर 15 ईयर्स, ये ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अगर वो एम्प्लॉई है तो वो उस कंपनी का तो देख सकता है, मगर वो जब ब्रांच के लिए जाएगा, जब रिक्वेस्ट करेगा, तो उसको वहाँ पे ये सारी बातें फिर अप्लाई हो जाएंगी। नॉन मेंबर कर नहीं सकता, बट अगर नॉन मेंबर वहाँ पे एम्प्लॉई भी है, फर्ज करो सीईओ मेंबर नहीं है मगर एम्प्लॉई है, वो तो कर सकता है, उस कैपेसिटी में कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी में कर सकता है। मगर फिर एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी ये होना कि वो उस डिपार्टमेंट का हो, तब उसको हम कह सकते हैं। हाँ जी, 10 क्या है? पाला लिमिटेड। भाई ऑर्डिनरी मैटर कौन से होते हैं एजीएम में? वो 4 कौन से भला? ऑर्डिनरी मैटर कौन से होते हैं एजीएम के? डिविडेंड, एफएस की अप्रूवल, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर और उसके पैसे। और इसमें से एक वाहिद वो है जो कि 3 साल में एक दफ़ा होती है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। नीचे वो कह रहा है पार्ट बी के अंदर के आइडेंटिफाई करें पर्सन्स एलिजिबल फॉर रिसीविंग द नोटिस एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो के साथ
जानी चाहिए। अब इसमें आपने नोटिस वाली बातें लिख देनी है। फिर कंपनी का हर मेंबर, हर डायरेक्टर, ऑडिटर, इन सबको नोटिस मिलना चाहिए। और अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई है या वो बैंकरप्ट हो गया तो उसके लीगल पर्सन को मिलना चाहिए या उसके लिक्विडेटर को मिलना चाहिए। फिर नोटिस में साथ साथ जो भी चीज़ें जाती हैं वो सारी आपने नीचे बता देनी है। पर्सन्स इंटाइटल्ड टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग एंड द कोरम रिक्वायरमेंट्स। हाँ जी, कोरम क्या होता है? डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, लिस्टेड है या, हाँ, तो लिस्ट यहाँ पे क्या होगा, कम से कम 10 लोग, और 10 लोग भी कौन से हैं, जिनके पास कम से कम 25% की वोटिंग पावर, तो वो लोग मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो अगर इस कंपनी के कितना शेयर कैपिटल है, 50 मिलियन शेयर है ना 10 रुपए के, तो 500 हो गया, 500 का 25%, 12.5 मिलियन। तो कम से कम इतने मेंबर्स अगर आ जाएं जिनके पास इतनी वोटिंग पावर हो, और वो क्वांटिटी में कितने होने चाहिए, 10, तो आप ये कर सकते हैं। और दूसरे केस में 2, क्योंकि ये अनलिस्टेड है, लिस्टेड नहीं है। ये जो हमने बात की है 10 मेंबर वाली, वो लिस्टेड में है। अनलिस्टेड में क्या है, कम से कम 2 जो कि 25% की वोटिंग पावर रखते हैं, तो यहाँ पे 2000 बोल लगेगा। नीचे क्या है, रोहू, पढ़े जरा रोहू में क्या हो रहा है। रोहू एक अनलिस्टेड कंपनी है, 10 जून को बनी है, स्पेशलाइज करती है इन स्पोर्ट्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी की सब्सिडरी है, उसका नाम है PAL, इज एंगेज्ड इन ऑटोमेटिंग प्रोडक्ट्स। RL के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी नीयत ये है कि वो CEO को रिप्लेस करना चाहते हैं, और बोर्ड हैज़ इंडिकेटेड दैट दे डू नॉट विश टू टर्मिनेट हसीब। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट महमूद खान। चैप्टर कौन सा है, CEO चैप्टर कौन सा था, चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 का जो CEO वाला पोर्शन है वहां से 8 नंबर पूछ लिए हैं। चैप्टर 4 का जो CEO वाला पोर्शन है वहां से 8 नंबर पूछे हैं। तो पेपर मुश्किल है, पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर मुनासिब बना हुआ। हर वो बच्चा जिसकी थोड़ी सी एवरेज से अच्छी तैयारी है ना, वो नंबर निकाल सकता है। और देखें, फिर वही बात करूंगा, 8 का सवाल था, 12 का सवाल था, 3 का सवाल था, 10 का सवाल था, 6 का सवाल नहीं था। क्यों? क्योंकि पिछली दफ़ा उसने 6 में से 9 नंबर का सवाल पूछा हुआ, जो उसका क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है ना। लास्ट टाइम 5 से नहीं था, इस दफ़ा 5 से है, तो हो सकता है कि अब अगली अटैम्प्ट के लिए 6 पूछ ले। 1 का सेक्शन 42 काफ़ी टाइम से टेस्ट नहीं हुआ, आ सकता है। चैप्टर 2 में नाम में चेंज, वो चीज़ें भी टेस्ट नहीं कर रहा काफ़ी टाइम से, वो भी पूछ सकता है। तो आपने अपना टारगेट पूरा करके जाना है, आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं, ठीक है, और मौका आपने लाजमी देना। डन। तो आई होप कि आपका पेपर कामयाब हो। मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह ऑडिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।